सो बिजनेस स्टडीज की जब अपन बात करें तो अभी अपन एनसीईआरटी को रेफर कर रहे हैं सबसे पहले, राइट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गोइंग विद द एनसीईआरटी। तो सबसे पहले जब अपन बात करें, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये अपना पहला चैप्टर है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले अपन मैनेजमेंट टर्म पे आते हैं। सो यस, मैनेजमेंट के बारे में आप क्या समझते हैं? अकॉर्डिंग टू यू मैनेजमेंट क्या हो सकता है भाई? इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, अपन बहुत यूज करते हैं उसका मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, वॉट एवर इज कमिंग इन योर माइंड जस्ट स्पीक अप, राइट। किसी भी चीज को मैनेज करना, वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यस, getting things done by others, all right. Anyone else who wants to try this? Online students मुझे chat में reply करेंगे। yes yes, system of working, okay. Anyone else? हाँ, absolutely, doing things in such a manner that becomes easier, all right. yes, anyone else who wants to try? management क्या होता है? ठीक। सो मैनेजमेंट का अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, से फॉर एग्जाम्पल मनोज सर को आप लोग सब जानते हैं, राइट। सो अब अगर वही सारी क्लासेस में जाके पढ़ाने लगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, मुझे सबसे अच्छा आता है पढ़ाना, ठीक है, सारे सब्जेक्ट भी वही पढ़ाने लगे, फिर उसके बाद में से फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके का कोई चेंज करना हो इंस्टीट्यूट में, कोई सेटअप में चेंज करना हो, वो भी मैं ही करूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कोई पंखा खराब हो जा रहा है, मुझे आता है पंखा ठीक करना, आई विल डू दैट। फिर उसके बाद कोई प्लम्बर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, इतना सा नली तो बदलना है, कर देते हैं, प्लम्बर को क्यों बुलाना है, राइट। सो इफ ही स्टार्ट्स डूइंग एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से लेकर लास्ट तक सब कुछ वही करने लग जाए, तो उस केस में मित्तल कॉमर्स क्लासेस चलेंगी क्या? कोई कह रहा है यहाँ पे चलेगी? नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? Why? Because a single person cannot do everything. First thing. दूसरी चीज ये है, मैनेज एक पर्सन की अपनी लिमिटेशन होती है ना, सुपरमैन थोड़ी ना है, सब अपने तरीके से ही काम करेंगे। तो मैनेजमेंट का सबसे एप्रोप्रिएट जो डेफिनेशन है, अभी अपन बहुत सारी पढ़ेंगे डेफिनेशन, बट सबसे रियलिस्टिक और एप्रोप्रिएट डेफिनेशन अगर कुछ है तो ये है दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाना, रियल लाइफ में खुद काम करना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे से फॉलो अप करके उससे काम करवाना बड़ा मुश्किल काम है। इतने में कई बार आप लोगों को भी ये लगता होगा यार इतने में तो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन अपनी तो एग्जिस्टेंस एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगी ना, उसके बाद तो अपने फॉलोवर्स चाहिए होंगे, सक्सेसर्स चाहिए होंगे अपने आप को, जो अपनी उस चीज को, लेगेसी को आगे ले जा सके, नहीं? तो इसीलिए दूसरों को भी वैसा ही परफेक्ट बनाना जैसे आप हो, इनफैक्ट आपसे बेटर बनाना, दैट पर्टिकुलर आर्ट इज नोन एज मैनेजमेंट। आई बात समझ में मैनेजमेंट की? आज आप लोगों की इस 12th की कोचिंग की पहला ही दिन है क्या यहाँ पर? कल से स्टार्ट नहीं हुआ? वेडनेसडे से? कल से स्टार्ट हो गया होगा ना मेरे ख्याल से। कल किसकी क्लास हुई थी? अकाउंट्स और इको की हुई थी बस, ओके। और आज ऑल्टरनेट डेज क्लासेस हैं आप लोगों की, आज भी दो ही है, बीएसटी और मैथ्स, ओके। सो मैनेजमेंट की जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा केस स्टडी दे रखी है, मैनेजमेंट एट टाटा स्टील की। यहाँ पर अभी आप लोगों के पास बुक्स नहीं है, तो जितना आपको दिख रहा है उतना अपन मैनेज कर सकते हैं, धीरे धीरे करके अपन एक्वेंट हो जाएंगे चीजों से, चीजें आ जाएंगी अपने पास, तो अपन को ईजी हो जाएगा। तो आज तो अपन सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही लेंगे आज की क्लास में, ठीक है। रतन टाटा का नाम किस किसने सुन रखा है? ठीक है, आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि आजकल रतन टाटा का नाम ज्यादा सुन रहे हैं अपन। इफ यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, इंस्टा पे स्पेशली अगर आप लोग एक्टिव हो, तो आप लोग ये देख रहे हो कि रतन टाटा पे बड़ी पब्लिसिटी हो रही है। अभी रिसेंटली वो एक अपने एम्प्लॉय से मिलने फ्लैट में गए थे,
तो उनकी एक फोटोज बड़ी वायरल हुई थी, उसमें वो फ्लैट में मिलने गए थे, नीचे पार्किंग में एड्रेस पूछ रहे थे उनके एम्प्लॉय का, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उससे मिलने गए थे, वो हालचाल पूछने। So have you ever thought कि why is Ratan Tata famous? Apart from that, he is a rich person. He is a business tycoon. He is a famous. He is the owner of famous organization Tata Steel. ये सब तो अपने को पता ही है. इसके अलावा what do you think why Ratan Tata is famous? Who can tell me? Hand raise करना पड़ेगा बेटा, एक साथ सब बोलोगे तो समझ नहीं आएगा, मास्क के अंदर से तो पता ही नहीं चलता. हाँ जी. For his social responsibility. For his social responsibility, yes. Fulfilling the responsibility towards people. All right. Kindness towards people, that is so kind. Okay. Yes. वो अपने एम्प्लॉय वगैरह और अपने यहाँ पे काम करने वाले सारे उनके साथ क्या है, पर्सनलाइज करके जज है वो, जैसे दो में 11 में और डेट वाले साथ में उन्होंने बाहर को तो कंपनसेट कराया था और उसके बाहर जो लोग थे उनको भी कंपनसेट करा, उसमें सोशल और कल्चरल वैल्यूज को दर्शाया. तुम्हें आके बताया था आगे रतन ने. जस्ट किडिंग. ओके, सो ये सारी चीजें जो 2-4 स्टूडेंट्स ने बताई, सबने बताया. एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? व्हाई इज रतन टाटा फेमस? ऑलराइट, सो ही इज, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, सब लोगों का जिस जो बोलूँ, जो आपने बोला अभी, दैट ही इज फेमस फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. जो आपने वो ताज का एग्जाम्पल दिया, जो अटैक हुआ था ताज होटल में, टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, तो एक तो उनके होटल में अटैक हुआ, सबसे बड़ी बात है. फिर उसके बाद उन्होंने उस पर्टिकुलर अटैक से जो लोग विक्टिमाइज्ड हुए थे उन लोगों को भी सपोर्ट किया, जो सराउंडेड लोग थे उन लोगों को भी सपोर्ट किया, राइट. सो टाटा बेसिकली ना सिर्फ अपने पैसों के लिए फेमस है, बल्कि वो इसलिए भी फेमस है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, राइट. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का मतलब एम्प्लॉय का 100% सेटिस्फैक्शन इंश्योर करते हैं. तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई दो ही सिचुएशन से होता है. एक तो मॉनेटरी टर्म्स में, यू वर्क बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी, राइट. और दूसरा वो सेटिस्फाई होता है व्हेन देयर इज अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट. अगर आप जहाँ काम कर रहे हो, आप अपने काम को एंजॉय भी कर पा रहे हो और उस एंजॉयमेंट का आपको पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तो आप तो यू आर द हैप्पीएस्ट वन, राइट. तो उसी केस में यहाँ मैनेजमेंट की बात हो रही है. जस्ट एक सेकेंड में यहाँ पे देख लूँ स्टूडेंट्स की. ये जिन्होंने भी मुझे चैट में लिखा है उनका सबका सही है. हर्षित ने शॉर्ट में समझा दिया, रतन टाटा फेमस इसलिए क्योंकि वो शक्तिमान है. सो बिकॉज ये एक रीजन है. इसमें जो केस स्टडी की जब अपन बात कर रहे हैं, आई विल रीड इट फॉर यू, क्योंकि अभी बुक्स नहीं है आपके पास, आप इस पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. फाउंडेड इन 1868 बाय जमशेदजी नुसरवानजी Tata, the Tata Group is a global business conglomerate operating in over 100 countries across 5 continents. So जो टाटा ग्रुप है, बेसिकली टाटा ग्रुप में जो टाटा है वो 100 कंट्रीज में वर्क कर रहा है, 5 कॉन्टिनेंट्स को कवर कर रहा है, राइट. कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब कौन बता सकता है मुझे? एक ही बता था जो आज है क्लास में, कल से आएगा नहीं. So anyone, I can see 2 hands. Yes. ठीक है, परफेक्ट, दोनों का सही है. तुमने और इसको अच्छे से समझाया. कॉन्ग्लोमरेट मतलब ऐसा कोई कंपनी जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर में काम करती है. कोई इसका ऑपोजिट बता सकता है? ऐसी कंपनी जो काम, उसका फैला हुआ तो बिजनेस बहुत सारा है लेकिन फील्ड एक ही है, तो उस कंपनी को क्या कहेंगे? कॉन्ग्लोमरेट का ऑपोजिट होता है जियो. जियो तो बेटा ब्रांड हो गया. कॉन्ग्लोमरेट का ऑपोजिट एमएनसी. नॉट एमएनसी तो मल्टीनेशनल, जैसे बहुत अलग अलग नेशंस में होती है, बट एमएनसी में कॉन्ग्लोमरेट भी हो सकती है, वो दूसरी वाली भी हो सकती है. दैट पर्टिकुलर वर्ड इज को जेनेरिक. को जेनेरिक कंपनी सुना है आप लोगों ने पहले?
नहीं। सो कोजेनेरिक होती है जो एक कंपनी है और एक ही फील्ड में है लेकिन फैली हुई है, उसके अलग अलग फील्ड नहीं है। और कॉन्ग्लोमरेट है जो एक कंपनी है, टाटा ग्रुप है, और उसका जो फील्ड है वो फैला हुआ है, डाइवर्सिफाइड सेक्टर। स्टील भी है, टाटा की कारें भी आती हैं, टाटा के होटल भी है, टाटा का नमक भी आता है, राइट। सो डाइवर्सिफाइड एरिया जब हो गया तब तो वो कॉन्ग्लोमरेट हो गई, और जब सेम एरिया हो गया तो वो हो गई अपनी कोजेनेरिक, राइट। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। His strong sense of values and spirit of innovation and entrepreneurship are a legacy that continue to guide Tata companies till date. तो इसमें जो पहली चीज बता रखी है कि टाटा कंपनीज आज तक क्यों काम कर रही है, दो कारणों से। पहला तो वैल्यू और दूसरा इनोवेशन। इनोवेशन तो करना पड़ेगा ना। अभी पिछले साल तक तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब एकदम से सब बदल गया क्योंकि अब सिस्टम सब चेंज हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन सब हो चुका है। सो वी हैव टू इनोवेट, वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ, राइट। सो इनोवेशन एंड गुड वैल्यूज, ये मैनेजमेंट की पहली की हो गई अपनी, ठीक। सो आप लोग कॉपी निकाल लो, ये जो थोड़े छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना ये लिख सकते हो, क्योंकि बैठे बैठे सिर्फ सुनते रहोगे तो बाबा जी के प्रवचन हो जाएंगे। बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, आप लोग मस्त गर्दन हिला रहे हो, तो रहने दो बेटा, पर जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हाँ, लेकिन वैसे नहीं पढ़ रहे हो, जैसे भी आप चॉइस, योर चॉइस। सो इसमें लिख लो रीजन ऑफ गुड मैनेजमेंट एट टाटा स्टील। रीजन ऑफ गुड मैनेजमेंट एट टाटा स्टील। फर्स्ट लिख लो इसमें, ये आपके केस स्टडी के नोट्स बन जाएंगे शॉर्ट में, तो जब पढ़ लोगे ना तो पूरी केस स्टडी कवर हो जाएगी। अब फर्स्ट लिखो इसमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज, और दूसरा लिखो इसमें spirit of innovation and entrepreneurship, spirit of innovation and entrepreneurship। एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग सही लिखना आप लोग सब, ENTREPRENEURSHIP। फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ही हैड 4 गोल्स इन लाइफ, 3 गोल्स थे इनके, 4 गोल्स थे इनके। फर्स्ट वॉज एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। हु कैन टेल मी व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? ऐसा है कि आता तो है लेकिन समझा नहीं पा रहे। यस, इनोवेटिव बिजनेस, ओके। यस, एनीवन एल्स? मास्क हटा के बोलो बेटा एक बार। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस विथ सम न्यू आइडिया। और जो ये बिजनेस स्टार्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर नहीं कहते, और वैसे सही प्रोनाउंसिएशन तो होता है एंटरप्रेन्योर, दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन, एंटरप्रेन्योर, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सेंट आ जाता है तो वी कैन ऑल्सो से एंटरप्रेन्योर, पर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, राइट। सो एंटरप्रेन्योरशिप हर्ष होता है बेसिकली जो नया बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं, इनोवेटिव जो बिजनेस होता है, फ्रेश एंड इनोवेटिव बिजनेस, राइट। और इसको जो स्टार्ट करते हैं उनको अपन कहते हैं एंटरप्रेन्योर, राइट। दक्ष ने भी मुझे यहाँ पर लिख के दिया एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस और स्टार्टअप, एंड इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच पीपल स्टार्ट विद देयर न्यू आइडियाज। तो ये तो बेटा ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट किया है गूगल से अपन ने। अच्छा चलो मुझे एक चीज ईमानदारी से बताओ कि 11th क्लास को आप लोगों ने अभी घर से ही पढ़ा है सब लोगों ने?
11th क्लास को वैसे इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, ऊपर से घर से और पढ़ा है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिए? ईमानदारी से बताना, जिन्होंने एब्सोल्यूट ऑनेस्टी से पेपर दिए। फाइनल 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 ऑफलाइन हुआ है, तो ऑफलाइन से पहले जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं वो बताओ, ऑनलाइन वाले ईमानदारी से कितने दिए? ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं शेयर कर रही हूँ, और जो मेरे जेसीसी 11th के बच्चे बैठे हैं ना, और वो लोग स्पेशली सुन लो। मैंने 11th जेसीसी को इंग्लिश पढ़ाई थी, और इंग्लिश में मैंने एक पेपर बनाया था। उस पेपर में मैंने जनरली सीबीएसई का एक सैम्पल पेपर बना हुआ था, उसकी हेल्प लेकर वो पेपर बनाया था। तो बीच के 2-4 क्वेश्चंस मैंने बदल दिए थे, सीक्वेंस नहीं चेंज करी, आई जस्ट चेंज्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द मिडिल। तो जब मैंने पहली कॉपी चेक करी, तो हर्ष बेटा, पहली जब कॉपी मैंने चेक करी तो मुझे एकदम से, जैसे मैंने एक्स चैप्टर का क्वेश्चन पूछा और मेरे को वाई चैप्टर का आंसर मिला, जो बिल्कुल सही आंसर। मुझे लगा कि या तो इसको गलत समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। दूसरे की देखी, तीसरे की देखी, तो मुझे दूसरे तीसरे में मुझे समझ में आ गया कि दूसरा आंसर दे रहे हैं लेकिन बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो एक्चुअली क्या, वो सैंपल पेपर सर्च किया गूगल पे, सीक्वेंस मिल गई, लगा पेपर सब सेम, बिल्कुल लैंग्वेज वगैरह कुछ दिक्कत नहीं है, बीच का देखा नहीं होगा, तो सीधे क्वेश्चन उसी सीक्वेंस में आंसर उठा के लिखे अपन ने, राइट। और आंसर उठा के लिखे, तो वो चेक करते टाइम समझ में आ गया कि वो जो अपन ने चेंज किया था वो भी, वो नकल सी होती है। तो वो नकल तो बहुत अच्छी करी अपन ने, लेकिन नकल सिर्फ एक की बात नहीं है, ये जेसीसी के जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उन सभी के लिए है ये, राइट। सो ये उन सभी के लिए ज्ञान है कि थोड़ा सा दिमाग तो अपना हर जगह लगाना जरूरी है, राइट। ओके, सो ही हैड 4 goals in life, सेटिंग अप आयरन एंड स्टील कंपनी। पहली चीज जो इसमें बता रखी है कि उनके पहले गोल्स में क्या था, पहला तो था सेटअप एन आयरन एंड स्टील कंपनी, दूसरा था अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, सेकेंड चीज जो सेटअप करना चाहते थे, थर्ड वो सेटअप करना चाहते थे अ यूनिक होटल, एंड फोर्थ चीज जो वो स्टार्ट करना चाहते थे, वो चाहते थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, right? So these were the 4 goals of his life. So heading, I will repeat all the 4, right? So आप लोग heading बनाए इसमें 4 goals of Mr. Tata, 4 goals of Mr. Tata. First लिखो इसमें set up an iron and steel company, set up of iron and steel company. सेकेंड लिखो वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, थर्ड लिखिए अ यूनिक होटल, एंड फोर्थ लिखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये चारों चीजें करनी है टाटा ने। आयरन एंड स्टील कंपनी तो आप लोग जानते ही, टेक ओवर भी करी थी, किसकी करी थी, मित्तल की, लक्ष्मी निवास मित्तल की जो कंपनी थी, उसको स्टील किंग जो कहलाते हैं, उनको टेक ओवर किया था। तो आयरन एंड स्टील कंपनी करी थी उन्होंने। वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशंस उन्होंने इंडिया में खोल रखे। उसका सबसे फेमस इंस्टीट्यूशन अगर आपने सुन रखा, उसका नाम टिस करके है, टिस, TISS, राइट। सो एक तो टिस खोल रखा है, एक TIFR करके रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रखा है, और ये फेमस रिसर्च और MBA इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन्होंने खोल रखे हैं, राइट। फिर उसके बाद यूनिक होटल, सब लोग जानते हैं, ताज होटल, राइट। ये जो ताज होटल था ना, ये पहला होटल था जब ये खुला था जिस होटल में इलेक्ट्रिसिटी थी, पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। और फोर्थ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स इन्होंने लगाई रखे, राइट। Only the hotel became a reality during his lifetime with the inauguration of the Taj Mahal Hotel at Colaba waterfront in Mumbai on 3rd December 1903 at the cost of 11 million. At that time, it was the only hotel in India to have electricity.
तो ये आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से ही पता चलेगा कि टाटा होटल जब बना था उस टाइम पे ताज पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, बाकी में थे ही नहीं, और उस टाइम पे ये 11 मिलियन की कॉस्ट पे बना था, क्वाइट अमाउंट। और फिर बचा कुछ फेमस अपने टेररिस्ट ने कर दिया। पहले तो ताज होटल वैसे अपने आप में फेमस था, मुंबई का ताज होटल, और अटैक होने के बाद वैसे फेमस हो गया, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की जब अपन बात कर रहे हैं, ही बिलीव्ड दैट satisfied workers create satisfied workers, and in lieu to this principle he paid all his worker gratuity, provident fund well before it was made mandatory. So satisfied workers create satisfied workers, ये वाला जो अपना पॉइंट है, इस पॉइंट में अपने को सबको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट है, ये पीएफ का जो कॉन्सेप्ट है, ये अब कंपलसरी हुआ है लेबर लॉ के अंडर में, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ। ये इन्होंने जब कंपलसरी नहीं था, जब ये रूल ही नहीं बना था ना, तब ये दिस वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो ये रूल लेकर आई थी, राइट। अच्छा हुआ आप लोग ऐसे बैठे हो, फ्लाइंग थी अभी, इंस्पेक्शन की टीम थी कोविड के रूल्स के लिए। सो मेक श्योर कि आप लोग रोज इसी तरीके से बैठे, नॉट बिकॉज ऑफ द इंस्पेक्शन टीम, वो तो ऑफकोर्स वन ऑफ द रीजन है, बट बिकॉज ऑफ द कोविड ऑल्सो, राइट। सो रोज आकर जब भी आप बैठे, मुझे रोज सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करवाना पड़े, अपनी पहली क्लास होगी जब भी ऑल्टरनेटिव डेज जब होगी, तो आप पहले ही इसी तरीके से बैठेंगे और मास्क लगाकर बैठेंगे। सो इन्होंने ग्रेचुटी और पीएफ का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए आप इसका, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स ग्रेचुटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स ग्रेचुटी एंड प्रोविडेंट फंड, पूरा एज इट इज ये नहीं लिखना, जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखना। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स ग्रेचुटी एंड प्रोविडेंट फंड was already existing well before it was made mandatory by law. Well before it was made mandatory by law. एक जना जाओ बेटा रूम नंबर 35 में, तुम जाओ रूम नंबर 35 में, वो भैया बैठे हुए जो भी आए थे टेक्नीशियन, या कोई भी बैठा, उनको कहना कि एक बार आ जाए, सामने ही होगा 35 शायद, मास्क लगा के जाना है ना। आगे जब अपन बढ़ते हैं इसमें, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टाटा का जो मैनेजमेंट था उसमें क्या प्रायोरिटी थी, सेटिस्फाइड वर्कर्स क्रिएट सेटिस्फाइड वर्कर्स, राइट। इसमें एक टर्म आ रहा है इन ल्यू टू दिस प्रिंसिपल। ये जो इन ल्यू वर्ड आ रहा है ना, ये वर्ड बेसिकली लॉ का वर्ड है आपका, इन ल्यू। तो इन ल्यू का मतलब लिख लीजिए इंग्लिश में आप लोग, इन ल्यू मीन्स इंस्टेड ऑफ, in lieu means instead of। आ जाओ ये लोग कह रहे हैं कि मैं डिस्कनेक्टेड हूँ और आवाज वगैरह कुछ भी नहीं आ रही, ना स्क्रीन दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या मतलब बोलने दूँ उनको? वो तो मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में, तो पूरी की पूरी क्लास ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी अपनी, ऐसा। ये फ्लाइंग आई थी क्या अभी, वो टीम आई थी क्या इंस्पेक्शन की? एक तो इन लियो ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, किसी की जगह पे, और एक इन लियो ऑफ होता है किसी की जगह पे, और एक इन रिटर्न ऑफ, किसी के एवज में।
तो दो मीनिंग लिख लो इसका, इन लिeu ऑफ का इंस्टेड ऑफ, और एक लिख लो इन रिटर्न ऑफ, जैसे किसी के बदले में एक तो, और एक किसी की जगह, कि जैसे इस बॉटल की जगह दूसरी बॉटल ले जाओ, तो वो भी इन लिeu। और एक है, ये तो बदले में हो गया, और एक होता है कि आपने मुझे ये दिया, उसके बदले में आपको ये दूंगी, तो वो रिटर्न होता है। तो ये दो मतलब होते हैं इन लिeu ऑफ के। ये लीगल टर्म है, जब सीए फाउंडेशन करोगे इसमें काम आएगा काफी। आज सुबह से ही आ रही प्रॉब्लम? स्कूल्स में सेशन स्टार्ट हो गया आप लोगों का? ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन जा रहे हो? दोनों ऑप्शन है। तो आप लोग जा रहे हो स्कूल? कितने स्टूडेंट जा रहे हैं स्कूल? पार्शली जा रहे हो, कभी जाते हो कभी नहीं? अभी सब उड़ गया। हो गया? अब आ रही है आप लोगों को आवाज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यहाँ से हटा दो अब चैट। और तो मैंने आप लोगों को पहले ही अनाउंस कर दिया था बेटा कि आज अपने कनेक्टिविटी इशू है थोड़ा सा नेट का, तो आज अगर ये बीच में वापस भी हो सकता है तो आप लोग आज की रिकॉर्डिंग चेक कर लेना अगर आज की क्लास अपनी मिस होती है तो। दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज अ टेक्निकल इशू, तो इस पर बहुत ज़्यादा अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट? So this is happening today. So in case of any discrepancy, you can go to the recording. हाँ ऑफलाइन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अर्षित मिलो मेरे से परसों। ठीक। सो इन लिeu ऑफ के दोनों मीनिंग लिख लिया आपने, इन रिटर्न एंड इन रिटर्न और इंस्टेड ऑफ, राइट? सो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं इसमें। His mandatory skills were clearly evident when minute details were chalked in planning and building the entire city of जमशेदपुर। तो उनके स्किल्स को तभी माना गया जब जमशेदपुर सिटी जब बनी थी और उसकी पूरी प्लानिंग हो रही थी कि किस तरीके से होगी, तो उसी में उनके स्किल्स में किसी तरीके की कोई कमियां नजर नहीं आई, राइट? So the values and principles that have governed the business for a century are enshrined in Tata Code of Conduct. हर कंपनी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि किस नॉर्म पे वो कंपनी काम करेगी, क्या उसके नॉर्म्स हैं, क्या उसके रेगुलेशंस हैं, राइट? सो जब उस पर्टिकुलर उनके कोड ऑफ कंडक्ट को नापा गया या जब भी उनकी वर्किंग को देखा गया तो उनकी स्किल्स हमेशा डेवलप होकर ही निकली हैं, राइट? सो नाउ मूविंग अहेड, अब जब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, फ्रॉम एन अर्ली foray into steel and automobiles to staying abreast of the latest technology,
The Tata Group today has 29 publicly listed Tata enterprises. अब इसमें जो 29 लिस्टेड है उसके कुछ नाम यहाँ दे रखे हैं, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा TCS जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, बेवरेजेस, टेली सर्विसेज, कम्युनिकेशंस, होटल। और ये पूरा जो ग्रुप है इसका जो कैपिटलाइजेशन 16-17 तक का है वो है 103.51 बिलियन डॉलर्स। काफी माल है टाटा जी के पास, राइट। बट अगर अपन बात करें वेल्थ के बारे में तो अंबानी इज ऑल्सो फेमस। अंबानी तो टॉप पर ही है, राइट। बट अंबानी फेमस किस चीज के लिए? पार्टियों के लिए। ये महंगी पार्टी करी, ये गिफ्ट दिया, ये बड़ा सीधे पर्सनल जेट प्लेन ही बीवी को गिफ्ट कर दिया, राइट। सो ही इज फेमस फॉर हिज लेविशनेस, right? On the contrary, Tata is famous for social responsibilities. ठीक, आज क्या फर्स्ट क्लास है ना, तो आप लोग बहुत सीधे बैठे हो, बिल्कुल एकदम अच्छे बच्चे बन के। बाय द टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग फैमिलियर विद द सिस्टम, तो फिर हर थोड़ी देर में मुझे बोलना पड़ेगा चुप हो जाओ, पढ़ लो, ध्यान दे दो, राइट। सो अच्छा है, शुरू के 2-4 दिन स्टूडेंट्स ऐसे ही रहते हैं। So yes, Tata has a strong sense of social responsibility. They balance economic prosperity, environment responsibility and social benefits for the community. So इस वाली लाइन को लिखो, the social responsibility of Tata, the social responsibility of Tata is known फर्स्ट पॉइंट डालो अब इसमें। फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सेकंड लिखो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड लिखिए social benefits for the community, social benefits for the community। आपको पता है कंपनीज वगैरह, चलो लिख लो पहले। फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, सेकंड इज एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड इज सोशल बेनिफिट्स फॉर द कम्युनिटी। ठीक है। डू नो दैट कंपनीज वगैरह में सबसे ज्यादा फेमस कंपनी जो प्लेसमेंट्स के लिए आती है वो TCS है। जिसका कहीं प्लेसमेंट नहीं होता ना उसका TCS में तो हो ही जाता है, अनटिल एंड अनलेस वो जो सामने वाला बंदा है वो बिल्कुल ही मतलब गड़बड़ नहीं हो। तो जनरली स्टूडेंट्स जो बिल्कुल लीस्ट कैटेगरी में भी होते हैं ना, जो कम प्रिपेयर्ड होते हैं या कम ध्यान देते हैं, वो उन लोगों का भी एक बार को तो दे गेट प्लेस्ड इन TCS, राइट। सो TCS इज द कंपनी जो लेती सबको है बहुत ज्यादा। जैसे और कोई कंपनी 15 लाख का पैकेज देती है तो वो 4-5 से स्टार्ट करेगी, बट पैकेज इतना नहीं होता, बट एम्प्लॉयमेंट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को रहता है। दिस इज व्हाट फॉर TCS इज फेमस, राइट। तो आपके कोई सिबलिंग्स वगैरह हैं या कोई एल्डरली लोग नोन है तो आप लोग पूछेंगे ना तो TCS के बारे में सब जानते हो। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। इंडिया दे आर द पार्टनर इन प्रोग्रेस विद ओडिशा एंड बिलीव इन टेकिंग इट्स स्टेक होल्डर्स फॉरवर्ड इन इट्स जर्नी ऑफ ग्रोथ। Tata Steel Thailand is one of the first 30 companies that joined UNICEF in child-friendly business in the Children Sustainability Forum to make a commitment in protecting children's right. So UNICEF को join करने वाली 30 कंपनीज में पहली कंपनीज में थी ये, जिसने चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम किया। तो काफी ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकल के आ रही हैं। ये जो अपन केस स्टडी पढ़ रहे हैं ना, ये केस स्टडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे, नोट्स भी अपन कर लेंगे इसके बहुत। लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें, फैक्ट्स हैं, ये अगर आपको याद रहेंगे ना तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरव्यू सेशंस दैट यू आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर, राइट। क्योंकि इंटरव्यू में आप जो बातें करते हो या आपका जो भी कंटेंट होता है वो सारा का सारा आपके नॉलेज बेस्ड कंटेंट होता है।
तो ये ऐसी चीजें हैं जो कई तो बच्चे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम के हिसाब से 5 नंबर का है तो पढ़ना है, 15 नहीं पढ़ना, 15 का है तो पढ़ना है। तो कई बच्चे जो मार्क्स के हिसाब से पढ़ना पसंद करते हैं, नहीं, आप में से भी काफी ऐसे होंगे। सो दैट्स नॉट अ रॉन्ग माइंडसेट। आप मार्क्स को वेटेज लेके पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ऐसी जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, दैट मेक्स यू अ गुड इंटेलेक्चुअल पर्सन, राइट। और इंटरव्यूज में स्पेशली आपकी नॉलेज, तभी आपको जब नॉलेज होती है ना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस ऐसा तो हो नहीं सकता आज गोली खिलाई कल सुबह उठे और सुपरमैन बन के निकले, राइट। सो कॉन्फिडेंस ओनली कम्स एंड ओनली कम्स विद द नॉलेज। सो नेक्स्ट अपन इसमें बात कर रहे हैं, ये इन्होंने चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम किया है, तो आप इसमें एक लाइन और लिखें, टाटा स्टील थाईलैंड is one of the first 30 companies that joined UNICEF, लिखा हुआ है सर, that joined UNICEF in इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इनके बाद में द चाइल्ड सस्टेनेबिलिटी फोरम, ये जो इसमें लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना, द चाइल्ड सस्टेनेबिलिटी फोरम। नेक्स्ट इसमें जो अब एक और इम्पोर्टेंट रोल आ रहा है, लिख लीजिए पहले आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इट ऑल्सो प्लेस a constructive role in addressing climate change. सो नेक्स्ट और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आ रहा था वो ये था कि टाटा ग्रुप का क्लाइमेट चेंज में भी एक बहुत ही पर्टिनेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर केस स्टडी की, तो अपन एकदम स्टार्टिंग से जब इसकी बात कर रहे हैं तो अपन ने ये पढ़ा कि पहले तो 4 गोल्स क्या थे। सबसे पहले तो वैल्यूज पढ़ी 2, कि एक तो वैल्यूज है और एक स्पिरिट ऑफ इनोवेशन है। फिर उसके बाद 4 गोल्स जो थे वो पढ़े अपन ने। फिर उसके बाद में वर्कर सेटिस्फैक्शन की बात करी। वर्कर सेटिस्फैक्शन के बाद में जो बात करी तो वो करी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, और जब लास्ट में बात करी वो बात करी अपन ने क्लाइमेट चेंज की, राइट। तो ये सारी चीजें मिलाकर अगर अपन इस टाटा कंपनी की बात करें तो ये कंपनी कहीं पे फ्लॉप हो सकती है क्या? कहीं नहीं हो सकती। इसका तो जो स्किल्स हैं वो डे बाय डे ग्रूम ही हो रही है। और कैसे हो रही है? ओनली द ह्यूमंस आर डूइंग दैट। इसको जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो इंटेलिजेंट है। मैनेज करने वाले जो लोग हैं वो आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों को उठा रहे हैं, राइट, और उनको रीस्किल कर रहे हैं, बेटर बना रहे हैं। सो मैनेजमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई ऐसी भी कंपनीज है जो सस्ते एम्प्लॉयज लेती हैं कि यार सस्ते में काम कर दोगे क्या। कई ऐसे स्कूल्स भी हैं जो फैकल्टीज को ज़्यादा सैलरी नहीं पे करते, जिस वजह से वहाँ पे अच्छी प्रोफेशनल फैकल्टीज नहीं होती स्कूल्स में, छोटे लेवल के स्कूल्स होते हैं, नहीं, तो उसका फिर एजुकेशन सिस्टम भी बेटा वैसा ही होता है। तो आउटकम के लिए अपने को पहले उस एक अच्छे आउटकम के लिए एक अच्छा इनपुट डालना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज नथिंग बट अ मैनेजमेंट। आए समझ में? कितने लोग बोर हो गए? ओ भाई साहब, 1 2 3, तो अब क्या किया जाए? बस 3 ही जने बोर हुए। वो व्हाट्स योर नेम? रेड टी शर्ट में जो है बेटा, अनुज, मनन।
ओके, मनन का तो ऐसा था कि मैम कब पूछे और हाथ खड़ा करो, इतना जल्दी एब्रप्टली हैंड खड़ा हो, वो तो मैम मैं पहले, राइट। बिजनेस स्टडी इज नॉट योर फोर्टे, अकाउंट्स वगैरह अच्छा लगता है, मैथ्स। तो जिनको मैथमेटिक्स और अकाउंट्स अच्छी लगती है ना, उनको तो बिजनेस स्टडी ज्यादा बैठेगा नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट बिठाना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट और कंपल्सरी सब्जेक्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा ही अपने को, राइट। यहाँ पर हर्षित का एक क्वेश्चन आया है कि बाकी सब लोग ये रूल्स फॉलो क्यों नहीं करते। बेटा ये तो बाकी सब है, कई लोग शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं। जैसे अब हर पेरेंट और हर टीचर अपने बच्चों को क्या कहता है, अच्छे से पढ़ाई करो, 6 घंटे पढ़ाई करो, गुड डाइट लो, एक्सरसाइज करो। कुछ करते हैं जो टॉप करते हैं, और कुछ है जो नहीं करते, तब उनका क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार इससे कुछ नहीं होता, राइट। कुछ बच्चे जो गूगल पे देखकर आंसर लिख देते हैं, पूरा पेपर नहीं पढ़ते ध्यान से, है ना हर्षित? ओके, सो अब अपन यहाँ पे मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं, इसमें आगे जब बढ़े तो इसमें यही बता रखा है कि जो अबव केस स्टडी अपन ने आज पढ़ी और ये ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल हुआ, ये इसी कारण से हुआ क्योंकि ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, राइट। सो अब अपन इसमें जब आगे इसमें और डिटेल की बात करेंगे तो इसमें और बहुत सारी केस स्टडीज हैं जो दे रखी हैं। एक स्मिता राय की केस स्टडी इसमें दे रखी है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, लाइन बाय लाइन अभी नहीं पढ़ रहे अपन। सो स्मिता राय की केस स्टडी जो है वो बता रखा है कि शी इज अ 38-year-old एंटरप्रेन्योर और उनको कैंडल मेकिंग का बहुत शौक है, राइट। तो कैंडल मेकिंग एक बहुत ही छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, वो ईस्ट में सिक्किम, साउथ सिक्किम से वो बिलोंग करती हैं, ईस्ट में, और उनको कैंडल्स बनाने का बहुत शौक भी है और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी कैंडल्स बनानी आती भी हैं। फिर उसका आगे जब वो शुरू में जब कैंडल्स बनाती थी तो आप एज अ हॉबी स्टार्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, आपने कैंडल बनाई, अच्छी लगी, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, आपने उसको बना के गिफ्ट कर दी, अपने नोन को बना के गिफ्ट कर दी, अपने घर में आपने सजा ली, ऐसा ही आप इसी तरीके से स्टार्ट करते हो। एंड देन शी मेट अ एंटरप्रेन्योर जिन्होंने उनको इस पर्टिकुलर चीज के लिए सपोर्ट किया और इसी पर्टिकुलर चीज को इन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया, राइट। तो ऐसी चीजें जो है, आप लोगों को कई बार ये भी लगता होगा मैम ऐसी चीजें किताबों में ही पढ़ते हैं, रियल में तो देख नहीं पाते। रियल में कितने लोग हैं जो ऐसे कैंडल मेकिंग का काम शुरू करके और बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, राइट। सो आप लोग जानते हैं कोई ऐसा, नॉट जस्ट कैंडल मेकिंग, लेकिन डू यू नो एनीवन जिसने एक बहुत ही छोटे लेवल पे अपनी कोई हॉबी परस्यू करी एंड देन दे बिकेम सक्सेसफुल? group started making environmental plastic and now it's expanding and in other states. It started in Delhi. Okay, so do you know that group personally? No, or have you just read about no, that? I have read about You have read. So I am asking, कोई ऐसा है जो इस तरीके के लोगों को किसी को पर्सनली जानता हो, आपके आसपास एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में? अरे बेटा धीरू भाई अंबानी को तो सभी जानते हैं पर्सनल लेवल पे धीरू भाई अंबानी का एक टाइम पर जब फोन नहीं, जब घरों में लैंडलाइन फोन्स नहीं होते थे ना, तब उस टाइम पर एक सपना था कि हर जने के हाथ में मोबाइल फोन हो, एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेस टाइकून तक सबके हाथ में मोबाइल फोन। तो जब उन्होंने अपना ये ड्रीम शेयर किया था ना, तो लगा क्या बेवकूफ है, ऐसा हो सकता है घरों में लैंडलाइन नहीं है, कॉलोनी का एक लैंडलाइन होता है, मोबाइल फोन एक के हाथ में, अब एक के पास दो दो तीन तीन मिलते हैं, एक घर वालों को दिखाने के लिए, एक दोस्तों को दिखाने के लिए, और एक तो छोटा वाला जो रात को फ्री होता है, राइट। सो यस, MDH मसाले वाले जो है उनका भी एक एग्जाम्पल। तो ये तो फेमस पर्सनैलिटीज हैं। आप आई एम आस्किंग, कोई ऐसा जानते हो किसी को जो आपके सराउंडिंग्स में है और जिसने कुछ ऐसा किया हो? कोई नहीं है ऐसा? तो एक्चुअली जब तक अपन किसी को वन ऑन वन नहीं जानते ना, तब तक उतना इंस्पायर नहीं हो पाते। बुक्स में पढ़ते हैं ना, तो बुक का जो इंस्पिरेशन है वो टेम्पररी होता है, कि अपन ने MDH वाले अंकल को पढ़ लिया, धीरू भाई को पढ़ लिया, और बहुत तरीके के ये जो आपने ग्रुप शेयर किया इसके बारे में पढ़ लिया, तो पढ़ के ऐसा लगता है यार आई कैन ऑल्सो डू दिस, राइट। बट व्हेन वी नो समवन जिसको अपन ने स्ट्रगल करते हुए देखा है रियल टाइम में, उससे अपन सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं, राइट। सो वी शुड एक्चुअली आस्क संदीप माहेश्वरी, यस संदीप माहेश्वरी टेम्पररी है, यहाँ पे एक स्टूडेंट लिख रहा है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू ऑल नो दैट,
तो वो 2-4 दिन के लिए आपको इंस्पायर कर सकता है, फिर अल्टीमेटली तो आप जिसका स्ट्रगल देखते हो, तो अपन ने कितने लोगों के लिए एफर्ट बनाया कि अपन जान सके कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल किया है। अपन जब किसी से बात करते हैं, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, वो पिक्चर देखी, वो देखा, और बता क्या हालचाल, और बता और बता और बता, ये करते हैं। बट अपन कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप किस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हो और उस स्ट्रगल से वो कैसे ओवरकम कर रहे हैं। तो उसके थ्रू अगर आप जानने की कोशिश करोगे ना, तो यू विल फाइंड एम्पल ऑफ पीपल अराउंड यू हु आर स्ट्रगलिंग एंड बिकमिंग सक्सेसफुल, राइट। बट अपन ऐसा प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन करते कम है। अपन तो इधर उधर की बातें, आज पड़ोस की बातें, उसने वो श्वेता वाला याद आया तो ये ज्यादा करते हैं अपन एक्चुअली, राइट। सो अपन जिस तरीके की बातें करते हैं ना, वैसे ही अपना ब्रेन भी डेवलप हो जाता है। फिर चलो, मेरे ख्याल से नींद उड़ गई होगी, अब आ जाए वापस। तो यहाँ पे ये स्मिता राय का इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, और इसमें ये भी बता रखा है कि उन्होंने जब एज अ डिजाइनर अपना ये सारा काम शुरू किया था, तो शी हैड लॉट ऑफ स्ट्रगल, उनको हैरेसमेंट भी हुआ, उनको लोगों ने गलत तरीके से भी ट्रीट किया, बट अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये रहा दैट शी वाज चोजन एज विमेन नॉर्थ ईस्ट विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इन 1516, राइट। तो वो वाले कई लोग ऐसे होते हैं ना, अरे ये क्यों, अरे ऐसे क्यों, फिर अल्टीमेटली जब आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो, तो वही लोग, अरे मैंने तो कहा ही था ये काम सही होगा, right? So we all need to learn that management is the art, and we all need to learn how to get things done through others. दूसरों से काम करवाना, पहले उसके लिए जरूरी खुद स्किल्स डेवलप करना। तो आप खुद स्किल्स डेवलप करो और फिर दूसरों से काम करवाओ, so that's going to help. So coming on the definitions now. First definition by Harlow Kunz and Hans Wittich. So first जो definition है अपनी, management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. So what I can do is, ये definition तो आप लोगों को बुक में मिल जाएगी, आप लोग जब बुक लेकर आओगे, बट अपन इस definition के मैं की पॉइंट्स बनवा देती हूँ आपको। तो एक्चुअली बिजनेस स्टडीज में जो इशू आता है वो ये आता है कि याद नहीं होता, शुरू में तो याद हो जाता है और फिर लास्ट में सब खिचड़ी बन जाती है। ये इश्यू आया आप लोगों को 11th क्लास में कि कंटेंट ज्यादा था, याद नहीं हो पाया, सब मिक्सअप हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस? ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये इशू है। तो कोई भी थ्योरी याद करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो। सो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, राइट। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल की LLB करी है बेटा, और 3 साल की LLB का मतलब है 27 लॉ के सब्जेक्ट, और लॉ के सब्जेक्ट, लॉ की लैंग्वेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, राइट। सो 27 सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, कंप्लीटली थियोरेटिकल एंड एक्सेप्शनली पर्टिकुलर। तो वो तो अगर जिस तरीके से अपन याद करते ना, वैसे याद करें तो हो ही नहीं सकता। सो कीवर्ड्स बना के याद करना ही एकमात्र तरीका है, राइट। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन के राइटर का नाम लिख लो, पूरी डेफिनेशन तो लिखो मत, या अभी बुक नहीं है इसलिए पूरी लिख लो, फिर बुक आ जाएगी तो फिर अपन इससे कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कंप्लीट डेफिनेशन, आई एम रिपीटिंग हियर फॉर यू। अकॉर्डिंग टू Harold Kunz and Hans Wittich, बहुत ज्यादा अपन लिखेंगे नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखेंगे, समझने पे और याद करने पे ज्यादा फोकस रखेंगे। Wittich, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of designing and maintaining an environment in which individuals
comma working together in groups, comma efficiently accomplish selected aims, efficiently accomplish selected aims. लिखिए आप लोगों ने डेफिनेशन। अब इसके कीवर्ड्स बनाओ जिससे ये याद हो जाए। पहला बनाओ इसमें, आई एम राइटिंग हियर। प्रोसेस, प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट बनाओ। सेकंड बनाओ, मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। जो नोट मेकिंग पढ़ी है ना इंग्लिश में, वो उसका यही पर्पस होता है। सेकंड पॉइंट बनाओ, ये तीन है, लिखिए सब लोगों ने। Shall I remove the screen? Have you all written it? तो इसमें अपने ने जो तीन चीजें पढ़ी वो ये पढ़ी, ये प्रोसेस है डिजाइनिंग और मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट का। दूसरी, इसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप दोनों साथ में काम करते हैं जिससे कि अपना जो सिलेक्टेड एम है वो अकम्प्लिश हो सके। तो ये तीन चीजें हैं। अब ये तीन पॉइंट जब आपको याद रहेंगे तो आपकी ये डेफिनेशन बनेगी ही बनेगी, राइट। तो ये याद करना मुश्किल है क्या? मेरे ख्याल से अभी क्लास में याद हो गई होगी, राइट। सेकेंड आप लोग लिखे, देवांशी बेटा पूरा सब कुछ बुक से लिखना नेसेसरी नहीं है, बट डेफिनेशन तो अपने को एज इट इज ही लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन में अब जो कुंस ने बोली अपन वही लिखेंगे, अपन क्या सोचते हैं वो लिख नहीं पाएंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट वाली डेफिनेशन भी एक बार लिख लूं, इसको ऑल कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे आज जल्दी, ठीक है। सो राइट दिस डेफिनेशन इन योर कॉपी, कम ऑन। Management is defined as the process of planning, organizing, actuating and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives. मैंने सिर्फ रीड करी है, आप लोग इसको पढ़ो, लिख लो एज इट इज, फिर मैं इसके पॉइंट्स बना देती हूँ।
आपने डेफिनेशन लिख ली सब लोगों ने? फर्स्ट पॉइंट है आपका, मैंने प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस के आगे डैश करके लिखा है प्लान, ऑर्गेनाइज, एक्चुएट एंड कंट्रोल। प्लान, ऑर्गेनाइज, एक्चुएट एंड कंट्रोल। सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने, ये डेफिनेशन अभी लिख रहे हैं अपने, फिर बुक हो जाएगी, मैं बुक बता दूंगी आप लोगों को कॉमन, एक बार और स्टूडेंट जो भी है सब एक साथ आ जाए। फिर उसके बाद ये जो बुक में लिखा है इसको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, अपन फालतू मेहनत नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस, प्रोसेस में लिखो प्लान, कॉमा करके ऑर्गेनाइज, कॉमा करके एक्चुएट, एक्चुएट एंड कंट्रोल, एंड कंट्रोल। सेकेंड पॉइंट लिखिए आप लोग सब, कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमंस एंड रिसोर्सेज, coordination of humans and resources. No Devanshi, but we have to write the name of writer in definition. अपन ऐसा नहीं कर सकते कि रोबोट की डेफिनेशन, रोबोट का नाम डाल के कुंस की डेफिनेशन डाल दे उसमें, दोनों ने अपनी अपनी लिखी, राइट। थर्ड इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, effective and efficient attainment of objective। लिख लिया आप लोगों ने तीनों पॉइंट? तो अब ये जो डेफिनेशन है वो ये बात कर रही है कि ये पहला तो क्या है, प्रोसेस है मैनेजमेंट, जिसमें अपन प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एक्चुएट मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, और कोई चीज जो कम रह जाती है या डिफरेंस आ जाता है उसको कंट्रोल करते हैं, राइट। दूसरा इसमें ह्यूमंस, और ह्यूमंस के अलावा जो मटेरियल रिसोर्सेज है जैसे मशीनरीज वगैरह हुई, उन सब में कोऑर्डिनेशन बिठा के रखते हैं। और तीसरी चीज है, ये सब अपन फाइनली क्यों करते हैं, जिससे कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अपन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अटेन कर सकें। समझ में आया? तो ये तीन बातें इसमें दे रखी हैं, पहला प्रोसेस की, दूसरा कोऑर्डिनेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड रिसोर्सेज, और तीसरा फाइनली दिस हैपेंस बिकॉज वी हैव टू अटेन द ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, एक्चुएट मतलब होता है कि जो भी अपन प्रोसेस जिसको भी अपन यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना। आप लोगों ने जो 11th में पढ़ा होगा उसमें एक्चुएट वर्ड नहीं पढ़ा होगा, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग ये पढ़ा होगा, राइट। सो एक्चुएट उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। अपन सबसे पहले किसी चीज को प्लान करते हैं, जैसे अपन ने प्लानिंग करी कि भाई हमें मित्तल कॉमर्स क्लासेस में जाके पढ़ना है, फिर हमने ऑर्गेनाइज किया कि कब से पढ़ना शुरू करना, उसके लिए हमने फीस स्ट्रक्चर पता किया, सारी चीजें करी। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने उसको इफेक्ट में डाला कि इस डेट से हम पढ़ने जाएंगे, और हम आ गए। फिर उसके बाद हमने उसको कंट्रोल किया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो पढ़ना चाह रहे थे उसमें और हमने जो एक्सपेक्ट किया था उसमें बाई चांस कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को अपन मिनिमाइज करेंगे, राइट। आपको कोई इशू आ रहा है, जैसे आपने सोचा होगा कि भाई क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर आपके हिसाब से नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप नीचे जाके बोलोगे कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इशू आ रहा है। किसी भी तरीके का कोई कंप्लेंट करना होगा तो नीचे जाके करोगे, तो ये कंट्रोल करने के फैक्टर्स हुए। तो आपने अल्टीमेटली ये सब चीजें क्यों करी, जिससे कि आप अपना जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन कर सको। और इसमें आपने कोऑर्डिनेशन भी बिठाया, यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेशन, रिसोर्सेज, ये सब रिसोर्सेज है और आप लोग सब ह्यूमंस हो, आपसी कोऑर्डिनेशन चल रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, आप एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, एक पर्टिकुलर क्लास की पढ़ाई करने के लिए आप ये सारा मैनेजमेंट लगा रहे हो। तो ये जो दो डेफिनेशन आज की क्लास में अपन ने पढ़ी हैं, ये दो डेफिनेशन अलॉन्ग विद जो टाटा की अपन ने केस स्टडी करी है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को दिमाग में अच्छे से याद हो गई होंगी, है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप याद कर सको,
याद करना मुश्किल है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, है ना। अब ऑल्टरनेट डेज अपनी क्लास होगी तो अब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत कम पढ़ा आज तो अपन ने, तो आप इस चीज को रिवाइज कर लेना। परसों तक जब आप आओगे तो सब कुछ एकदम दिमाग में क्लियर होगा, साफ होगा। साफ मतलब साफ सफाया नहीं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा, ठीक है। एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द डेफिनेशन एंड द प्रोसेस फर्दर, ठीक। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें किसी में भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट अभी तक जो अपन ने पढ़ा? एक सेकेंड बेटा। आज ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है सुबह से। यस, अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी भी ऑफलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है? क्लियर है एब्सोल्युटली, पक्का सभी लोगों को? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो राइट योर डाउट है। जसवंत बेटा सर्विस सेक्टर में आएगा ये, टर्शरी जो कहते हैं अपन, ठीक। थर्ड डेफिनेशन नहीं पढ़ाई अर्चित, थर्ड डेफिनेशन अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, अभी दो ही पढ़ाई है आज। श्रद्धा, मैं बुक अनाउंस करूंगी, अभी कुछ और स्टूडेंट्स आ जाएं जिनका भी एडमिशन कम हुआ है, फिर उस हिसाब से। अभी एक्चुअली सबके पास अलग अलग बुक्स हैं, तो बुक सारी सही है, उसमें किसी में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बुक में, बट अपन एक कॉमन बुक रखेंगे जो सारे स्टूडेंट्स के पास हो। अभी फिलहाल मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, मोस्ट लाइकली एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे अपन, ठीक, बट मैं अनाउंस करूंगी। अर्चित, थर्ड डेफिनेशन नहीं बताई बेटा, ऐसा लग रहा है वो ट्रंक कॉल करते थे पुराने जमाने में, चिल्ला चिल्ला के फोन पे बात करते थे, आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है अर्चित। और डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत है आपकी, है ना, NI होता है। चलो, सो लेट्स वाइंड अप, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं अपन।